किसानों को समर्पित कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं हूं जेनिफर, आपके साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां कृषि जगत की तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने और हरी खाद बनाने में कारगर है ढैंचा फसल। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में होगी गुणात्मक वृद्धि। नौकरी को छोड़ खेती में हाथ आजमाने वाले अमरजीत सिन्हा गांव के लिए बन गए हैं मिसाल। बिहार में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उद्यान निदेशालय बिहार में उत्पादित चाय को बढ़ावा दे रहा है। चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए विशेष उद्यानिक उत्पाद योजना के तहत किसानों को लागत राशि का 50% अनुदान दिया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई है और उसमें हम लोग 50% सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इसमें लागत इनिशियल लागत काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 5 लाख के आसपास, 4,92,000। उस पर हम लोग 50% सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने 90 हेक्टेयर में इसको कराने का निर्णय लिया था और इसका अचीवमेंट हम लोगों ने प्राप्त किया है। किसानों द्वारा खेती में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन अंधाधुंध रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उपज तो बढ़ जाती है लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ढैंचा एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग हरी खाद बनाने में होता है। इस फसल की मुख्य किस्म सस्बेनिया रोस्ट्रेटा है। यह फसल मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के काम में आता है। दरअसल गेहूं की फसल कट जाने के बाद कृषि विशेषज्ञ इसे खेत में लगाने की सलाह देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, साथ ही खेत को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, जमाना जैविक खेती को अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूर भागने का है। ऐसे में पशुपालक किसान भाई गोबर की मदद से केचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ कीड़ों के द्वारा गोबर, वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। केचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने एवं पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है, उसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। यह हल्का काला तथा दानेदार होता है, जो फसलों के लिए बेहद ही लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, लेकिन छोटे किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। उच्च गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट एवं ईंटों की पक्की क्यारियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। वर्मी कंपोस्ट की विशेषता यह है कि यह भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ भूमि के जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। किसानों के लिए गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में होती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाई जाती है। इसमें कैरोटीन और विटामिन ए दोनों पाए जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। मगर गाजर की खेती तभी सफलतापूर्वक की जा सकती है जब किसान भाई गाजर की उन्नत किस्म की बुआई करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 2 किस्में पूसा वृष्टि एवं पूसा रुधिरा विकसित की गई हैं, जिसकी बुआई से किसान गाजर की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि कार्य में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा देने के कारण किसान भाइयों का ये पसंदीदा व्यवसाय बन चुका है, लेकिन छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना, क्योंकि शहद निकालने की एक यूनिट लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। खबरें खेती के इस सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो कम बजट में उपलब्ध होने के साथ साथ 30 से 40 किलो शहद निकालने में कारगर है। इस यंत्र का नाम है शहद निष्कर्षण यंत्र। मधुकोश छत्ते को शहद निष्कर्षण मशीन में रखकर इसे घुमाकर बारी बारी से पलटने के बाद दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस यंत्र के इस्तेमाल से मधुमक्खी पालक किसान भाई कम समय में ज़्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की आज की कड़ी में मिलते हैं पटना जिले के दानापुर निवासी अमरजीत कुमार सिन्हा से। पुलिस की नौकरी का ऑफर ठुकराकर खेती में हाथ आजमाने की हिम्मत दिखाने वाले अमरजीत कुमार सिन्हा आज अपने गांव की नज़ीर बन चुके हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद अमरजीत के पास पुलिस में जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया और गांव में ही खेती में हाथ आजमाने लगे। अन्य किसानों की तरह अमरजीत ने भी धान और रबी की पारंपरिक खेती की। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें नुकसान हुआ, फिर उन्होंने सब्जी की खेती भी शुरू की। सब्जी की खेती से मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे किस्मत करवट लेने लगी और आर्थिक तस्वीर भी बदलने लगी। अमरजीत सब्जी उत्पादन के साथ ही बीज उत्पादन में भी नाम कर रहे हैं। इसके अलावा यह मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। अमरजीत की माने तो घर में खर्च के लिए सिर्फ चीनी और नमक खरीदते हैं, बाकी सारा मसाला, तेल, अनाज, सब्जी घर का ही हो जाता है। इसके अलावा खाने भर का फल भी घर का ही है। खेती किसानी में उत्कृष्ट कार्य के लिए अमरजीत कुमार सिन्हा को वर्ष 2007 में किसान श्री सम्मान से भी नवाजा गया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना की थोक मंडी में और जानते हैं अनाजों के ताज़ा भाव। सोनम चावल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3500 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं 2600 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल, राहर दाल 10,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 8,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की एवं मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम में आर्द्रता रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाएगा क्योंकि आज के सेगमेंट में बहुत कुछ खास है। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी।
कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने रहने और खाने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये कई बार पशुओं को संक्रमित भी करते हैं, इसलिए समय रहते पशुओं में उपचार करना बेहद ज़रूरी है। परजीवी रोग आखिर है क्या पशुओं में और इनका उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजकिशोर शर्मा से। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान बंधुओं का और पशुपालक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपम। पशुपालक बंधु, अक्सर आप सभी बकरियां पालते हैं और बकरियां पालना भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एटीएम कहा जाता है। निश्चित ही तौर पर अगर आप बकरी पालते हैं तो आपको बकरियों में अक्सर आपको लगता है कि बकरियों में पशु जनित यानी परजीवी रोग और अन्य रोग पाए जाते हैं। इससे जो आपकी बकरियां दुग्धधारू बकरियां हैं, उनके दुग्ध उत्पादन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। बकरी पालक किसान बंधु, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके बकरियों में जो परजीवी जनित रोग और अन्य रोग पाए जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब और उनका बचाव कैसे किया जाए, इन विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजकिशोर शर्मा। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु परजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। बकरी पालन आज एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, क्योंकि ये सभी धर्मों के लिए एक्सेप्टेबल है। सभी धर्म के लोग इसको पालन करते हैं। आजकल तो इसे मतलब आजकल क्या, पुराने ज़माने से इसे धर्म से भी जोड़ा गया है, ये हम सभी जानते हैं। तो किसी भी आज एक उद्योग का रूप ले लिया है बकरी पालन, तो किसी भी उद्योग का प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, भाग होता है। तो अगर हम लोग बकरी पालन करते हैं तो उसका प्रबंधन उचित लाभ पाने के लिए उसका प्रबंधन अति आवश्यक है। और उसके प्रबंधन में सबसे पहला होता है कि उसके आहार का प्रबंधन और उसके आवास का प्रबंधन। और ये आवास और आहार का प्रबंधन के साथ अगर आप बकरी पालन में आवास का प्रबंधन और आहार का प्रबंधन कितना भी अच्छा कर लें, अगर उसके स्वास्थ्य का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो तो वो बकरी पालन आपको उतना लाभ नहीं देगा और आपका लगा हुआ पूंजी भी डूब सकता है। इसलिए हम लोग उसके स्वास्थ्य को उचित ढंग से देखभाल करने के लिए, उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए ये इस बात का ध्यान दें कि हम लोग उसके स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो बकरियों में होने वाले, आज मैं किसान भाई आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बकरियों में परजीवी जनित रोग किस तरह से उसके आम तौर पे हम लोग जानते हैं कि बकरी जो है वो मांस के लिए, दूध के लिए, और कुछ नस्ल की बकरियां जो हैं जो कि ऊन उत्पादन के लिए भी काम आती हैं। और ये सब तभी हमारे लिए लाभप्रद होगा जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो हम ना उनसे उचित मात्रा में एक गुणवत्तापूर्ण मांस का उत्पादन हो सकता है, ना दूध का उत्पादन हो सकता है, और न ही ऊन का उत्पादन हो सकता है। इसलिए बकरियों के स्वास्थ्य को उचित ढंग से देखभाल के लिए उसमें जो परजीवी का संक्रमण होता है, उसके स्वास्थ्य को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वो परजीवी है। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है डॉक्टर राजकिशोर शर्मा जी की, कौन सी परजीवी और अन्य रोग बकरियों को प्रभावित करती है कि उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है, उसका जो
क्योंकि बकरियों का उपयोग हम लोग अक्सर दूध के साथ साथ मांस के लिए भी करते हैं। और दूसरी बात कि लगातार हम इसको डायरेक्ट एटीएम से जोड़ कर देखते हैं, नहीं डायरेक्ट कैश से जोड़ कर देखते हैं। तो ऐसा कौन सा रोग है जिससे बचाव करना अति आवश्यक है और क्या करना चाहिए हमारे बकरी पालक किसान बंधुओं को? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि बकरी जो है गरीबों का गाय है। और बकरी पालन इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसे हर आयु के लोग पाल सकते हैं। और तब देखा जाता है कि परजीवी किस तरह से उसको आघात करते हैं, किस तरह से उसको संक्रमित करते हैं, किस तरह से उसको हानि पहुंचाते हैं। तो पूरे परजीवियों को हम लोग जो कि बकरियों को प्रभावित करते हैं उसको दो भाग में बांट सकते हैं। वो एक होता है बाह्य परजीवी जो उसके शरीर के बाहरी अंगों को प्रभावित करता है, उसके चमड़े को, उसके चमड़े, उसको फर जिसको हम लोग ऊल के लिए, पश्मीना जो है बकरी है वो जो ऊल के लिए हम लोग थे, उसके फर को प्रभावित करता है, उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। और दूसरा जो है अंतः परजीवी जो कि उसके स्वास्थ्य को अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से दोनों तरह से प्रभावित करता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चमोकन किलनी जो है जो कि बाह्य परजीवी है उसके बकरियों के चमड़ों में, त्वचा में पाया जाता है, उसके फर में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, जो उसके खून को चूसकर उसको पूरी तरह से कमज़ोर बनाता है। और मांस के जैसे हम लोग बकरी पालन करते हैं और उसको उद्योग के रूप में अगर इसको सेटअप किया जाता है, लोकप्रिय है, तो उसके चमड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है उद्योग में। लेकिन अगर उसको बाह्य परजीवी से पूरी तरह से वो संक्रमित है तो उसका चमड़ा का जो क्वालिटी होता है उसका वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, जिसको पूरी तरह से सेल भी नहीं कर सकते हैं। और अंतः परजीवी में बहुत सारे परजीवी हैं। जैसे अंतर परजीवी में होता है गोल कृमि, पत्ती कृमि और एक फीता कृमि है। ये मुख्य रूप से जो है कि उसके आंत को प्रभावित करता है। आंत जैसे अंतः परजीवी में गोल कृमि जो है, गोल कृमि जिसको हम लोग निमेटोडा कहते हैं, गोल कृमि उसके शरीर के का जो भी रक्त है उसको भी प्रभावित करता है। जो भी खाता है वो उसको ख़त्म कर देता है, खा जाता है। वो उसके स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, वो कमज़ोर होने लगती है, दूध उत्पादन का क्षमता कम हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे परजीवी हैं, हिमोंकस हैं, ऑस्ट्रेटेगिया है, बहुत सारे हैं, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पशुपालक भाई सबसे पहले ध्यान दें कि जैसे बाह्य परजीवी है उसको तो आप आंख से देख के निकाल सकते हैं, उसमें बहुत सारा है, BHC है, DDT है, ये सब का, और ब्यूटॉक्स है, उसका घोल बना के बकरियों को उसमें चलाया जाता है, जिससे उसके सारे परजीवी बाह्य परजीवी हैं जो झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। या उसको हाथ से भी मैनुअली भी निकाल के उसको जला दिया जाता है, जिससे बाह्य परजीवी के संक्रमण से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोई भी बकरी, आमतौर पे बकरियां खुली मतलब मैदान में चरती हैं, तो खुली मैदान में चरती हैं तो उनमें संक्रमण होना भी मतलब स्वाभाविक है। तो अगर किसी तरह से वो संक्रमित हो जाती हैं तो सबसे पहले पशुपालक भाई इस बात को ध्यान दें कि पत्ती कृमि जो होता है वो हरे हरे घास पे मिलता है, वो खुली दलदली ज़मीनों पे मतलब नहीं चलाएं, जैसा जहाँ पानी का जमाव हो, जल जमाव ज़्यादा हो, वहाँ हरे भरे घास में चलाएं, क्योंकि वहीं घोंघा से ये वाहित होता है। घोंघा जो होता है उसके उससे इसका जो ये पत्ती कृमि जो होता है, पत्ती कृमि का जो अंडा को वही उसके वाहक होते हैं और उसको ये करते हैं। तो सबसे पहले आप दलदली ज़मीन में उसका निचली जहाँ जल का जमाव होता है वैसे जगह में उसका चराएं नहीं और ऊंचे स्थान में चराएं। और अगर मान लिया कहीं से हरा घास लाते हैं तो उसका यूरिया ट्रीटमेंट कर, खासकर अभी बरसात के दिनों यूरिया ट्रीटमेंट करके ही खिलाएं, तो बहुत काफ़ी हद तक पत्ती कृमि से बचाव किया जा सकता है। बकरी पालक किसान भाई बंधुओं को कि ये बकरी को संक्रमण है, तो क्या उस बकरी को बाकी बकरियों से अलग कर देना चाहिए, और आपका किसान बंधुओं के लिए क्या संदेश होगा? ये तो सबसे पहला शर्त है इसका कि अगर बकरी किसी तरह से प्रभावित है, उसको बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है, और तो उसको सबसे पहले तो बकरियों का जो झुंड है उसको अलग करके एक सेपरेट जगह में किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्लोजानाइड है, टॉलजेन है, बेनमींथ है, पानाक्योर है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आप डिवॉर्मिंग के लिए, कृमिनाशक के लिए उसको खिला सकते हैं। लेकिन खिलाने के पूर्व आप इसके और बहुत सारे टॉनिक भी है, जैसे हिमालय बतीसा भी देते हैं हम लोग। खिलाने के पूर्व एक आसपास के पशु चिकित्सक जो हैं, जो कि सरकारी चिकित्सालय में पदस्थापित हैं, उनसे संपर्क करके एक बार ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं में उनके बॉडी वेट के हिसाब से
उनके सारे शरीर भार के हिसाब से दवा दिया जाता है। इसलिए एक बार परामर्श जरूर लें। बहुत सारा है, नील वर्म है, बहुत सारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो हमारे किसान बंधु और खासकर बकरी पालक किसान बंधु हैं वो जरूर लाभ उठाएंगे। अगर आप पशुपालन करते हैं तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। बारिश का मौसम हर किसी को लुभावना लगता है, लेकिन बारिश के मौसम में कई तरह की परेशानियां भी हो जाती हैं, चाहे वो किचन में रखे सामान हो या फिर अनाजों का भंडारण। जी हाँ, बारिश के मौसम में हवा में नमी के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, चाहे वो किचन में रखे आटे हो या फिर दाल हो या फिर कुछ भी हो। कीटों का सामना करना पड़ता है, कीड़े मकोड़े हर चीज़ों पे लगने लगते हैं। बारिश के मौसम में अनाजों का भंडारण कैसे किया जाए एवं हर्मेटिक बैग की उपयोगिता क्या है, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कुमारी नम्रता से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आपको नई जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हम हर समय कई क्षेत्रों का भ्रमण किया करते हैं और आज इसी संदर्भ में हम वैशाली कृषि विज्ञान केंद्र में आए हुए हैं, जहां पर हम आपको अनाज भंडारण के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुमारी नम्रता मैडम मौजूद हैं, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यह है कि धान ये अनाज का जो भंडारण है वो हमारे किसान भाई उसकी उपयोगिता क्या है, हम किस तरह से उसकी अनाज का भंडारण करें? किसान भाई, आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं अनाज भंडारण के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आज का जो समस्या है, हमारे किसान भाई उत्पादन तो करते हैं लेकिन उनके अनाज का भंडारण सही से नहीं करने के कारण जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो एक रिसर्च है उसमें पाया गया है कि 10% जो भंडारण जो है किसान जो भंडारण करते हैं उसमें उसका हानि हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जो कई तरह के भंडारण होते हैं जिसमें भी किसान जो है जो ट्रेडिशनल जो स्टोरेज है उसमें वो लोग मिट्टी के गोडाउन में भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे आप लोगों को बताने आए हैं एक जो हर्मेटिक बैग होता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने आई हूँ। वो हर्मेटिक बैग क्या होता है? वो क्या होता है, एक वायुरुद्ध बैग है जो आधुनिक तकनीकी है, जिसमें हम प्लास्टिक का एक बैग होता है जिसके अंदर हम ग्रेन को रख देते हैं और अनाज को रखने के बाद जो है फिर उसको हम एक जो धागा होता है प्लास्टिक का ही होता है उससे हम उसको टाइट कर देते हैं, फिर उसे जूट के बैग में रख करके उसे हम बांध देते हैं और एक ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पे जो है नमी नहीं आए। और ये जो बैग होता है इसमें अनाज में इस बैग में यदि हम अनाज को भंडारण करते हैं तो बाहर का जो मौसम होता है जो बदलता है, बरसात के दिन में नमी अधिक रहने से यदि हम दूसरे किसी बैग में रखते हैं तो उसमें नमी का असर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें कीड़े जो होते हैं, कई तरह के कीट होता है, उसके में प्रकोप हो जाता है और जिसके वजह से मेरा ग्रेन खराब हो जाता है। इसलिए यदि हम इस हर्मेटिक बैग यानी वायुरुद्ध बैग में यदि हम रखते हैं तो हमारे किसी तरह की नमी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है और तापमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और बिना ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जब आप किसान भाई जब आप अब स्टोर करते हैं किसी भी बैग में आप रखते हैं तो उसमें आप दवाई डाल के रखते हैं। वो जो सल्फास की गोली रखते हैं या तो इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड का होता है जो 2-2 गोली आप रख देते हैं यदि 100 kg का रहता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका दवा यदि डालते हैं तो वो जो दवा डालने से क्या होता है कि पूरे ग्रेन के अंदर डिफ्यूज होकर चला जाता है, जिससे कीड़े तो मरते ही हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो सही नहीं होता है, जो हमारे कैंसर या कई तरह की बीमारी का कारण बन सकता है। यदि हम इस बैग में यदि हम प्रबंध करके यदि हम उसको भंडारण करते हैं तो उसमें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। आप ग्रेन को जो है 6 महीने और साल भर भी आप उसको रख सकते हैं। इसकी उपयोगिता ये है कि जब आप उसको बीज के लिए यदि आप अगले साल के लिए भी रखना चाहते हैं तो उसको भंडारण कर सकते हैं और उसको पुनः चक्रण में भी अब फिर से उसको बीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके कई फ़ायदे होते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि जब इस ग्रेन को आप इस बैग में आप रखते हैं तो इसमें जो आपको लागत होता है, यदि 2 बैग में यदि रखते हैं 100 kg का यदि आप रखते हैं, यदि 3 साल तक भी उसको आप रखते हैं जूट का बैग में, पहले प्लास्टिक के बैग में जो मेरा हर्मेटिक बैग है, उसके बाद ये जूट के बैग में रखते हैं, तो उसमें किसी तरह का जो है और मेंटेनेंस खर्चा नहीं आता है। मैम, हर्मेटिक बैग जो है
वो आपने जैसा बताया बहुत ही लाभदायक है। तो ये हमारे किसान भाइयों को कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा और उसका रेट क्या है और कहाँ से किस तरह हमारे किसान भाई उसको उपलब्ध कर पाएंगे? ये जो वायुरुद्ध बैग है इसकी कीमत 100 रुपये है और ये आपको पटना में पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो आगम कुआं में है वहाँ से भी ये उपलब्ध हो सकता है। वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और किसानों को जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी जो एक डेमोस्ट्रेशन हम लोग करते हैं उसमें भी जो है इसको हर्मेटिक बैग को बांटा जा रहा है, जिसके अधीन भी किसान को मिल सकता है। और जो गवर्नमेंट जो है इस पे सब्सिडी भी है, सब्सिडाइज रेट पे भी किसान को उपलब्ध होता है। ये इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए मैडम आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद हम देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक होगी। अगली बार हम फिर रोचक जानकारियों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।